बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पार्टी को आज एक तोहफा मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन, जो कि केरल के ही हैं, उनकी मौजूदगी में अनिल एंटनी पार्टी में शामिल हुए। अनिल का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वो इसलिए नहीं कि अनिल ने क्या हासिल किया है, वो इसलिए कि वो किसके बेटे हैं। एक निर्विवाद और ईमानदार छवि वाले उनके पिता ए.के. एंटनी कांग्रेस में गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे हैं और बीते कुछ साल में कांग्रेस के सामने आए तमाम संकटों के दौरान उन्होंने पार्टी को उससे उबारने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में उनके ही बेटे का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी खबर है। तो आप इसको वोट से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि एक तर्क ये दिया जा रहा है ये क्या ही हासिल कर लेंगे, बीजेपी में इनका अस्तित्व क्या है। आप छवि देखिए, राजनीति छवि का खेल है और छवि ऐसी प्रस्तुत होती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के खासम खास ए.के. एंटनी के बेटे बीजेपी चले गए। अनिल एंटनी पिछले दिनों तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की, जबकि पूरी कांग्रेस सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाए जाने का विरोध कर रही थी। मोदी सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी मुद्दे पर बीबीसी की आलोचना करते हुए अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ी और कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रति पूर्वाग्रह यानी कि बायस से भरी हुई। अनिल तब केरल में कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के प्रमुख थे। आज जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मानता है कि वो एक परिवार के लिए काम कर रहा है, जबकि मैं मानता हूं कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी खूब तारीफ की। उधर उनके पिता ए.के. एंटनी अपने बेटे के बीजेपी में जाने से निराश दिखे। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। I strongly feel it's a wrong decision. 2014 onwards, during the first Narendra Modi government onwards, they are systematically diluting diversity and secularism. Till my last breath, I will oppose all the wrong policies of RSS and BJP. I am now 82. I don't know how long I will be here. But I will, one thing I can tell, I will die as a Congress worker, is all. अनिल एंटनी केरल से हैं, जहां बीजेपी पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है। नाकामयाब रही है अभी तक, ये आपको बता दें। एक स्टेट है उनके पास, वो है कर्नाटक। उसके अलावा साउथ में आप देखिए बीजेपी ने हाथ पांव बहुत मारा है, बहुत सफलता हाथ नहीं लगी है। तेलंगाना में भी इस बार ट्राई कर। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। पिछले ही महीने 12 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने केरल का दौरा किया। वो त्रिशूर गए और बीजेपी की टॉप प्राथमिकता वाली उन 5 लोकसभा सीटों में से एक जिन पर बीजेपी 2024 के लिए खास ध्यान दे रही। इन 5 सीटों पर पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किया है और यहां जगती है बीजेपी की उम्मीद। उनको लगता है ये एलडीएफ और यूडीएफ का फेर जो है केरल में, वो इसको दूर कर सकते हैं। 20% हासिल कर लिया, थोड़ा और धक्का मारें, थोड़ा और पुश करें। दरअसल केरल की राजनीति
दो ध्रुवीय रही। एक और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों का एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। यही राज्य में सत्ता में रहे। राज्य में उनकी गहरी जड़ें बीजेपी के पैर पसारने में सबसे बड़ी बाधा रही है। तमाम बार कोशिश की बीजेपी ने, को बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। बीजेपी राज्य में तीसरा ध्रुव बनने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ज्यादा बड़ा सवाल यह कि अनिल एंटनी ये कर पाएंगे, क्योंकि उस तरीके का जनाधार तो उनका है नहीं और यह बात बीजेपी जानती है। लेकिन बात है छवि की, परसेप्शन। अनिल एंटनी के आने से बीजेपी की उम्मीदें परसेप्शन यानी कि छवि के दृष्टिकोण से बढ़ रही। अनिल एंटनी कांग्रेस से टूटते जो अलग अलग नेता जो टूट रहे हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त में एक सबसे नया नाम है। और यहां से शुरू होती है हमारी दास्तान, क्योंकि अनिल एंटनी अपने आप में अगर आप उनको देखें और केरल को देखें तो एक बात हुई। दरअसल 2014 में बीजेपी के फिर सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद, कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता भी टूटे हैं जो बीजेपी में नहीं आए लेकिन अन्य पार्टियों में शामिल हो गए, पर जो बीजेपी में आने वाली लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि नेता कौन हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। 2014 से शुरू करते हैं। असम के कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। हिमंत बिस्व शर्मा के आने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी काफी ताकतवर होकर उभरी है। वो असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं और बीजेपी में कद्दावर नेता के तौर पर उभरे हैं। और आसपास के जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें भी जब कोई दिक्कत होती है तो वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि मैं हूं नॉर्थ ईस्ट का हनुमान। 2014 में हरियाणा में कांग्रेस नेता रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में ही महाराष्ट्र के उद्योगपति और शिक्षाविद दत्ता मेघे ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वो विदर्भ इलाके में प्रभावी नेता थे। 2014 में ही तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन ने कांग्रेस छोड़ी और एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई। जीके वासन जो है वो टीएमसी के नेता जीके मूपनार के बेटे थे। टीएमसी मतलब तमिल मणिनार कांग्रेस। 2015 पंजाब में वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह बरार ने पार्टी छोड़ी और अकाली दल में शामिल हो गए। 2017 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की लगातार दखलंदाजी से नाराज थे। 2019 में हरियाणा में कांग्रेस नेता अवतार सिंह बढ़ाना ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद चौटाला की आईएनएलडी में शामिल हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। एक लिस्ट बीजेपी में आने वाले लोगों की भी बहुत लंबी है, लेकिन हम मेन बता रहे हैं। 2020 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2021 पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और पंजाब लोक कांग्रेस नाम की अपनी एक नई पार्टी बनाई, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी में विलय कर ली, तो अब वो बीजेपी के नेता हो गए। 2021 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस के G23 के सदस्य भी थे। अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में हरियाणा से विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने निकाला, वो बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा गुजार चुके हैं, अभी उनका इंटरव्यू हमने हाल फिलहाल ही किया है, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और अपनी अलग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बना ली। 2022 में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी और निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के दम पर। तो इस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने कई बड़े नेताओं को खोती चली आई और हर बार कांग्रेस की तरफ से एक ही बात कही जाती है कि गद्दारों की हमारे यहां कोई जगह नहीं है, हम तो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये नहीं लड़ सकता बीजेपी से वो छोड़ के जा रहा है। बीजेपी की स्थापना को 40 से ज्यादा साल हो गए, 43 इयर्स।
6 अप्रैल 1980 को तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी से बाहर निकलकर बीजेपी की स्थापना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस से लोग टूट के जाना और बीजेपी के स्थापना दिवस की बात क्यों हो रही है? बात है, दोनों चीजें एक ही चीज पर जुड़ी हुई, आगे समझाएंगे। उसके बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को अपने इतिहास में सबसे ज्यादा 414 सीटें हासिल। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये बार, इससे आपको अंदाजा होगा कि नीला यानी कि कांग्रेस और सैफरन जो है वो बीजेपी है। कैसे वक्त के साथ, जरा फुल फ्रेम जाएं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसमें कि सन 84 से लेकर के अब तक किस तरीके से कांग्रेस अपनी पीक से नीचे आती गई और बीजेपी 2 से 303 का सफर पूरा करती गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है कांग्रेस पार्टी का सूचकांक। इसके आगे अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सूचकांक की, कि कैसे 1984 में 2 थे, फिर 85 हुए, 120, 161, 182, 99 में 182 रहे, 2004 2009 में गिरे, लेकिन उसके बाद 2014 से जो वो बढ़े हैं, तो ये सूचकांक पिछले 40 साल में बीजेपी का बढ़ता ही चला गया। बीजेपी की चुनौती से पार पाने के लिए विपक्षी एकता की बात अब तेज होने लगी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सेंसेक्स है, सूचकांक लोकसभा चुनावों का, कहां से शुरू हुई पार्टियां और आज की डेट में वास्तविक स्थिति क्या है। आंकड़ों के हवाले से ये हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, विपक्षी पार्टी जो है वो एक साथ हो गई। विपक्षी एकता की बात भी अब तेज होने लगी है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद 18-19 पार्टियां जो है उनका एक समूह जरूर बना है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के तौर पर उभर पाएगा या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन्हीं विरोधी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कई दल आज अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ साजिशों में जुटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन दलों के कई नेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, वो अपना गुस्सा केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निकाल रहे हैं। अपनी सामाजिक न्याय की बातें करते करते उन्होंने एक और बात बोल दी। वो ये कहते हैं कि ये बादशाही खत्म होनी चाहिए, और बादशाही में उन्होंने किस किस को लपेट लिया, उन्होंने तमाम बातें बोल दी। उन्होंने बादशाही की बात में मुगल काल से लेकर के, ब्रितानी शासकों से लेकर के और 2014 से पहले जितनी सरकारें हैं सबको बादशाही में जोड़ दिया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बोला। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है।
हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए हैं। तो ये उन्होंने बता दिया, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम की रील में जाइए और लोगों तक पहुंचिए ये संदेश लेकर के। शब्द जो है 2024 के लिए वो है बादशाही। किसकी बादशाही चलेगी 2024 में? क्योंकि कांग्रेस ने भी पलट के बोल दिया कि बादशाही का मतलब ये होता है कि केंद्रीकरण। और कांग्रेस का यह कहना है कि आज की डेट में ज्यादा केंद्रीकरण कहां है, किस पार्टी में, ये लोग अंदाजा लगा लें। आइए मैप के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस और यूपीए और अन्य जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी मैप में स्थिति क्या है। जरा फुल फ्रेम आपको मैप दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो ये मैप है जो अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत जहां जहां है वो थोड़े गाढ़े रंग में है। फिर एनडीए जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा है, आप वो देख सकते हैं। कांग्रेस राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में मिलीजुली सरकार है। यूपीए की सरकार आप देख सकते हैं मैप में क्या है। एक हिमाचल प्रदेश में भी यूपीए की सरकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर कांग्रेस की, और बाकी बीजेपी। और अन्य राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं जो कि गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी सरकारें हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको इसका ब्रेकअप दिखाते हैं। बीजेपी और एनडीए शासित राज्य ये स्क्रीन पर हैं आपके सामने, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, कर्नाटक में जहां पर अभी चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में अलायंस में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस और यूपीए शासित राज्य, ये मैप में अगर आप आइसोलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्चस्व के बारे में। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलीजुली सरकार। और इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की जो सरकार है, इन्हीं का साथ कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सब लोग साथ में आ जाए। और इसी साथ की बात हो रही है कि अगर ये सब साथ में आ जाएं तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है, और ये क्या साथ आएंगे? कुछ हद तक सफलता हाथ लगी भी है। तो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें यहां हैं नक्शे पर, जैसे कि आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो क्या ये पार्टियां साथ आएंगी, और क्या ये साथ अगर मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, तो विपक्ष कुछ ऐसा कर सकती है कि जो शब्द प्रधानमंत्री ने यूज किया बादशाही, उससे लड़ा जाए। कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों होती चली गई, इस पर कांग्रेस छोड़ रहे कई दिग्गजों ने अपनी राय रखी है। ऐसे ही एक नेता गुलाम नबी आजाद से हमने अभी कल ही बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस दिन राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ, यदि भीड़ होती तो लोग होते तो दिल्ली जाम कर देना चाहिए। नहीं, लोग आने चाहिए अपने यहाँ, मैनेज नहीं। ये नहीं कि आप फतवा जारी करो इस प्रेसिडेंट को तुम इतने लाओ, दूसरे को फतवा जारी करो तुम इतने लाओ, वो नहीं। इसका मतलब लोग हैं नहीं। उसका मेन बात क्या है? मेन बात है कि लोग जुड़ा नहीं है कोई। इसीलिए आपको उन्हीं एमपीज, उन्हीं वर्किंग कमेटी जो इस डर से नहीं जाएंगे तो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, नहीं जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा राज्यसभा लोकसभा का, तो उन लोगों नहीं मिलेंगे तो चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं मिले, उन लोगों से कब तक आप दूध निकालते जाओगे? एक जगह फिर लोग इलेक्शन सर पे है तो कब जुड़ेंगे लोग?